हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 परीक्षा के लिए एनवायरनमेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आपका रहेगा दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र। दोस्तों आज हम लोग पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि इकोसिस्टम चैप्टर को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। दोस्तों बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में आपके यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिएगा इस वीडियो में, जिससे कि आपको पूरे प्रश्न याद हो जाएं इसी वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो इसमें कह रहा है दोस्तों, मनुष्य सहित जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मनुष्य और विभिन्न जीवधारियों के भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के 10% स्थानांतरण का नियम किसने दिया? तो दोस्तों ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण का नियम आपका लिंडमैन ने दिया है। दोस्तों लिंडमैन के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है परपोषी स्तर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों परपोषी स्तर के उत्पादन को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं और दोस्तों स्वपोषी स्तर के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा की मात्रा पर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब भी एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है, तो जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो दोस्तों घटती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा की मात्रा घटती है, यानी कि केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। और यह नियम दोस्तों लिंडमैन के अनुसार प्रतिपादित किया गया था, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकीय या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह किसने बताया था? तो दोस्तों यह कथन किसका है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन दोस्तों अर्नेस्ट हैकल का है। दोस्तों उन्होंने बताया है कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है दोस्तों पारिस्थितिकीय प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किसका है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह कथन दोस्तों यूजीन ओडम के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है
सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टांसले ने वर्ष 1935 में प्रतिपादित या प्रस्तावित की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एजी टांसले ने वर्ष 1935 में इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है प्रकृति की कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो दोस्तों जो आपका इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र ये आपका खुला हुआ तंत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी प्रजाति विशेष के जीवों एवं पौधों के रहने की सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं आवास या हैबिटेट के नाम से जाना जाता है, जहाँ किसी प्रजाति विशेष के जीव या जंतु या पौधे रहते हैं उसे आवास या हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ये सभी उदाहरण है, यानी कि घास स्थल, वन और मरुस्थल सभी स्थल पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है झील, नदियाँ, समुद्र, तालाब एवं नदी किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये सभी जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण हैं। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों वह पारिस्थितिकीय तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सामुद्रिक। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल में समुद्र जल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों समुद्री जल जो है इसमें कितना प्रतिशत है पूरे पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग 97%। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दोस्तों आपसे समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्री जल में सबसे ज़्यादा लवण सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो दोस्तों वे कारक कौन से हैं जो पारिस्थितिकी या पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपका महत्वपूर्ण है वन रोपण, वर्षा जल का प्रबंधन और जैव मंडल भंडार। ये सभी दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों जिस कारण से भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण है वनों को काटना, यानी कि वनों की कटाई से पारिस्थितिकी असंतुलन फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसे प्राप्त होता है? दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो भी प्राणी सर्वाहारी होते हैं उनका पोषण उच्चतम पोषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय घटक नहीं है। दोस्तों ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है जो जीवित नहीं है, यानी कि जीवीय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा वायु। वायु दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय घटक नहीं है।
नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आपसे पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक होते हैं वह कौन से हैं। तो दोस्तों पारितंत्र में कौन से जीव अपघटक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कवक और जीवाणु। दोस्तों कवक और जीवाणु जो होते हैं ये आपके अपघटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय एवं सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। दोस्तों किसका चक्रीकरण हो सके, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पोषक तत्वों का। तो दोस्तों अपघटक वे जीव होते हैं जो किसी भी प्रक्रिया को अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शाकाहारी प्राणी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। तो दोस्तों मानव आपका प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों हैं। दोस्तों कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं और कुछ मनुष्य दोस्तों सर्वाहारी होते हैं, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों खाद्य श्रृंखला में पादप प्लवक घास तथा पेड़ क्या हैं। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे प्राथमिक उत्पादक। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन्हें कहते हैं प्राथमिक उत्पादक न कि प्राथमिक उपभोक्ता। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में पादप प्लवक आपके प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं। तो दोस्तों प्रथम पोषक पोषक के अंतर्गत आपके हरे पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वे कौन से पदार्थ होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे पदार्थों को खाद्य पदार्थ या खाद्य के रूप में जाना जाता है जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जो जीवों में ऊर्जा का प्रवाह होता है ये एक दिशीय यानी कि एक दिशा में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं जीव भार का पिरामिड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जीव भार का पिरामिड के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधा होता है, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड का आकार सीधा होता है। और दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो आंसर हो जाएगा उल्टा होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों यूकेलिप्टस का जो वृक्ष है इसे पर्यावरण शत्रु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कह रहा है स्थिर जल के आवास लेंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, उनके उदाहरण हैं। तो दोस्तों लेंटिक आवास के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि, तालाब, जलाशय, झील। जो दोस्तों जिन स्थानों पर
जल स्थिर अवस्था में होता है उन्हें लैंटिक आवास कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहा जाता है, जैसे नदी का जल। अगला है दोस्तों, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे इकोटोन के नाम से जाना जाता है। दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच जो संक्रांति क्षेत्र होता है, यानी कि सकरा क्षेत्र होता है, उसे इकोटोन के नाम से जाना जाता है। अगला है, इसमें कह रहा है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो दोस्तों जो सबसे सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपका आंसर हो जाएगा महासागर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसमें कह रहा है आपसे पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला है, जल चक्र को ओडम ने किसमें सम्मिलित किया? आंसर हो जाएगा गैसीय चक्र में सम्मिलित किया। अगला है, दक्षिण भारत का पर्यावरण से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन था, इसका नाम है एपिको आंदोलन। नेक्स्ट है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग कुछ प्रोजेक्ट और अधिनियम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1972, आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत दोस्तों 1992 ध्यान रखना है। और जैव विविधता अधिनियम दोस्तों 2002 में पारित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। और वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में पारित हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए तो 1972, और वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो दोस्तों 1980। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी दोस्तों 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो दोस्तों आपको ये सारे अधिनियम ध्यान और प्रोजेक्ट रखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।